Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Adda. My name is Mohammad Rizwan. I am a student of Aligarh Muslim University. Geography is my main subject. Today we will discuss an important topic of geomorphology which is included in our syllabus in unit 2. So today we will discuss continental drift theory. Let us start. Continental drift theory. तो आइए चलते हैं, देखते हैं. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे कैसे ओरिजिन में आई और ये क्यों ज़रूरी है और इसका जो है क्या इम्पोर्टेंस है. तो देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल मीन्स कॉन्टिनेंट, ड्रिफ्ट मीन्स मूवमेंट, थ्योरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एजम्पशन. कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है कि महाद्वीप. जैसे कि हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं. एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका. तो इसके अंदर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे महाद्वीप का ओरिजिन हुआ, महाद्वीप जो है वो कैसे कैसे किस तरीके से वो धीरे धीरे करके 7 में डिवाइड हुए, कैसे कैसे वो दूर गए और स्टार्टिंग में वो कैसे थे. तो चलिए देखते हैं. जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये सबसे पहले किसने दी? इसका जो ख्याल है वो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर के दिमाग में आया. अब ये अल्फ्रेड वेगनर जो हैं ये कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर जो हैं ये अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर अपने जो विचार हैं या जो अपनी साइंटिफिक रिसर्च थी उसको इन्होंने रखा. तो इसके लिए इन्होंने एक किताब लिखी. कब लिखी? 1912 में. ही रोट अ बुक ऑन दिस टॉपिक. जो इनकी बुक है उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट. जो इनकी बुक है उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. इसके अंदर इन्होंने अपनी सारी रिसर्च जो इस बारे में की थी उसको इन्होंने इसके अंदर पब्लिश्ड किया. तो ये जो बुक है 1912 में इन्होंने लिखी, लेकिन जो ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई वो 1915 में पब्लिश्ड हुई. और जब पब्लिश्ड हुई उस वक्त इसकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी, इन जर्मन लैंग्वेज. अब जर्मन लैंग्वेज थी तो जर्मन तो हर जगह बोली नहीं जाती, इसलिए ये बुक जो है या जो इनके ख्यालात, जो विचार हैं, जो रिसर्च है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई. तब जब पॉपुलर नहीं हुई तो कब पॉपुलर हुई? पॉपुलर हुई जब ये बुक दोबारा 1922 में इंग्लिश लैंग्वेज में जब पब्लिश्ड हुई. उन्नीस में जब इनकी बुक इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई तो ये बहुत ज़्यादा इनके जो ख्यालात थे, जो रिसर्च थे वो पॉपुलर हो गए. तो इस बुक के अंदर या जो इस
थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया, चलिए उसको देखते हैं। अब देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया। तो ये कहते हैं कि एट 280 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 280 मिलियन साल पहले, ये कहते हैं कि जो ज़मीन है वो मिली हुई थी। ही सेड दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेयर कंबाइंड टुगेदर, यानी जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी एक दूसरे में जुटे हुए थे, कोई एक दूसरे से अलग नहीं था, बल्कि एक दूसरे में सब कंबाइंड थे। ही कॉल्ड इट टू बी पैंजिया, उन्होंने इसका नाम पैंजिया दिया। और ओशियन के बारे में क्या बताया, ऑल द लैंड मास वाज सराउंडेड बाय सिंगल वाटर बॉडी, ही कॉल्ड इट टू बी पैंथेलासा, यानी जितना भी लैंड मास था, जो पैंजिया था, वो चारों तरफ से एक सिंगल वाटर बॉडी से घिरा हुआ था, जिसको इन्होंने पैंथेलासा कहा। जैसे कि हम देख सकते हैं इस मैप के अंदर कि अगर हम ये अर्थ को एज्यूम करें कि ये हमारी अर्थ है, और इसके अंदर जो जितना भी लैंड एरिया है, जो ज़मीन है, वो एक दूसरे से कंबाइंड था, और जो चारों तरफ से ये वाटर दिख रहा है, तो ये वाटर जो आज ओशियन जिसको हम कह रहे हैं, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ वाटर जो है वो ही पैंथेलासा है। ज़मीन को इन्होंने पैंजिया नाम दिया और वाटर को पैंथेलासा कहा। अब देखते हैं हम कि पैंजिया का मतलब क्या होता है। पैंजिया, पैन का मतलब होता है आल या इंटायर, और जिया का मतलब होता है अर्थ, यानी जो पूरी ज़मीन है, आल अर्थ, इंटायर अर्थ वाज टुगेदर, यानी जितना भी लैंड मास एरिया है वो सब एक दूसरे में आपस में जुड़ा हुआ था। और पैंथेलासा, पैन का मतलब होता है आल या इंटायर, और थलासा मतलब ओशियन या वाटर, वाटर बॉडी। तो जो वाटर बॉडी, जो ओशियन है, वो सब आपस में जुड़े हुए थे, तो इंटायर वाटर वाज टुगेदर। इसके अंदर उन्होंने यही बताया कि पैंजिया और पैंथेलासा, टोटल जो लैंड मास है, जो लैंड एरिया है, उसको इन्होंने पैंजिया नाम दिया, और जो वाटर चारों तरफ से सराउंडेड है उसको पैंथेलासा कहा। अब इसके आगे ये कैसे टूटा, क्यों टूटा, इसको हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि अल्फ्रेड वेगनर ने अपने क्या क्या जो आइडियाज़ थे, जो उनकी रिसर्च थी, उसको रखा। अब वो आगे बताते हैं कि जो पैंजिया है वो ब्रेक डाउन हो गया 2 पार्ट्स में, और वो कैसे हुआ उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि पैंजिया ब्रेक डाउन हुआ 2 हिस्सों में। पहले जो है ये एक ही में दोनों था, जिसको इन्होंने पैंजिया नाम दिया, और वाटर बॉडी को पैंथेलासा नाम दिया। लेकिन जब ये कुछ दिनों के बाद घटना होती रही, फोर्स इस पर लगती रही, तब ये 2 भागों में ब्रेक डाउन हो गया। एक को इन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड या लौरासिया इसे भी कहते हैं, जो नॉर्थ की तरफ चला गया, और दूसरा जो इन्होंने बताया उसको गोंडवाना लैंड, जो साउथ की तरफ खिसक गया। और जो वाटर बॉडी थी वो जब ये 2, एक नॉर्थ की तरफ चला गया, एक साउथ की तरफ चला गया, तो इनके बीच में एक गैप बन गया, जो वाटर बॉडी इसके अंदर आ गई, इसको इन्होंने नाम दिया टेथिस सी। द वाटर बॉडी बिटवीन दीज लैंड्स इज नोन एज टेथिस सी। पीछे क्या रीजन था, तो रीज़न टू ब्रेक डाउन पैंजिया, इसके पीछे 2 रीजन थे, 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी। नंबर 1 टाइडल फोर्सेस, नंबर दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इन 2 फोर्सेस की वजह से ही पैंजिया जो है वो टूटा, और उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने। अब टाइडल फोर्सेज, जो टाइडल फोर्स हैं वो किस तरह से उन्होंने पैंजिया को प्रभावित किया और पैंजिया टूटा, हम देखते हैं। व्हेन मून स्ट्रेट टुवर्ड्स अर्थ, मून पुल द वाटर ऑफ द अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर is increased on the one side, so there was high tides occurred, and another side low tides occurred. Due to continuing this process, Pangaea broke down. यानी जब चांद जो है वो पृथ्वी के, अर्थ के स्ट्रेट में आता है, तो वो पृथ्वी पर उपस्थित वाटर पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, इससे जिस तरफ मून होता है उधर पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है, और दूसरे साइड जो वाटर है वो कम हो जाता है। इसके वजह से जिधर मून है उधर हाई टाइड्स आने लगते हैं, और जिधर मून की फोर्स नहीं जाती है उधर लो टाइड्स हो जाता है। तो ऑटोमेटिक इसके अंदर एक तरीके की फोर्स लगने लगती है, जिससे पैंजिया जो है ब्रेक डाउन हो गया।
अब हम आगे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने पांजिया को तोड़ने में कैसे अपनी भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी क्या भूमिका रही पांजिया के ब्रेकडाउन होने में। तो हम देखते हैं कि जब सन, मून और अर्थ एक सीध में आते हैं तब सन और मून की जो कंबाइंड फोर्सेज हैं वो अर्थ को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको सेंटर से दूर की ओर ले जाना चाहती हैं। जो अर्थ है वो अपनी जगह पर अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए बाहर की ओर एक फोर्स लगाती है, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो अर्थ को अपने सेंटर की ओर खींचने की वजह से लगता है, अर्थ अपने सेंटर में रुकना चाहती है, इसके वजह से हाई टाइड और जो लो टाइड उठने लगता है, उसे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है अर्थ के अंदर बन जाता है। उसकी वजह से जो पांजिया है वो दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया। ड्यू टू हाई टाइड एंड लो टाइड ह्यूज प्रेशर एक्सर्टेड, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर बना, जिसकी वजह से पांजिया ब्रेक डाउन हो गया। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, फिर उसके बाद इन्होंने उसके प्रूफ में कई एविडेंसेस दिए हैं कि अगर कॉन्टिनेंट टूटे या बने तो कैसे बने। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो बात कही वो बताया जिग्सा फिट। जिग्सा फिट का मतलब होता है कि अगर सभी कॉन्टिनेंट को मिला दिया जाए तो एकदम फिट हो जाएंगे और एक साइज के सब मिल जाएंगे आपस में। इसके लिए उन्होंने बताया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जैसा कि हम इन दोनों का मैप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे में फिट थे और वो टूटे हैं, और अगर उनको फिट किया जाए तो अभी भी फिट हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा एविडेंस दिया वो फसिल सिमिलरिटीज़, यानी कि जो जीवाश्म हैं उसके बारे में बताया। अगर हम साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवों के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो कुछ जीव यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जबकि वो जीव ऐसे हैं जैसे ये देखिए मेसोजोरस, ये उड़ तो नहीं सकता है लेकिन ये साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है और अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो जब ये उड़ नहीं सकता तो ये कैसे पहुंच गया है? इसका मतलब ये है कि ये आपस में पहले ज्वाइंट था, फिर वो अलग हुआ, इसी वजह से ये दोनों जगह पाए जाते हैं। फिर जो इन्होंने तीसरा एविडेंस दिया वो जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ ऑफ माउंटेन्स। उन्होंने बताया कि जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर जो माउंटेन है वो एक दूसरे से काफ़ी मिल रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर जो रॉक फॉर्मेशन है वो एक जैसी है और जो उनके अंदर स्टोन है वो भी एक जैसे हैं। क्योंकि माउंटेन है तो वो तो चल नहीं सकता है, मगर ये दोनों सेम कैसे हैं? इसका मतलब यही है कि वो कभी ना कभी आपस में मिले रहे होंगे, फिर वो धीरे धीरे अलग हुए, इसी वजह से दोनों जगह सेम मिलता है। फिर ये देखिए अपलाचिन माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और जो एटलस अफ्रीका में पाया जाता है, इन दोनों माउंटेन्स में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। वो इस बात का एविडेंस है कि ये दोनों आपस में कभी ना कभी मिले रहे होंगे। फिर देखते हैं सेम जियोलॉजिकल कोस्टल फॉर्मेशन, यानी कि ये जो कोस्टल फॉर्मेशन है वो एकदम सेम है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों का जो साइड का कोस्टल एरिया है वो काफ़ी हद तक सेम है, सिमिलर है, जो मिल रहा है आपस में। और इसके बाद जो इन्होंने लास्ट और पांचवा एविडेंस दिया वो बताया कि सेम ग्लेशियर फॉर्मेशन। अगर हम ग्लेशियर को देखें तो आपस में काफ़ी ज़्यादा एकदम सिमिलर है, जैसे साउथ अफ्रीका का अगर देखें और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है जिसके अंदर हिमालय आता है, और साउथ अफ्रीका का, ये दोनों आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। तो ये इस बात का एविडेंस है कि ये कभी ना कभी आपस में ज्वाइन रहे होंगे, जो किसी टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे अलग हुए, इसी वजह से ये काफ़ी आपस में सिमिलर हैं। अब जब इन्होंने एविडेंसेस दे दिया अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए, तो उसके बाद कई जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इन सब पूरी थ्योरी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, उनको बताया कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों। तो अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं क्रिटिसाइज़ कि क्या इनके अंदर कमियां रह गई जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब हम देखेंगे अल्फ्रेड वेगनर जो थ्योरी दिया उन्होंने, उसको कई साइंटिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया, यानी कि उसकी आलोचना की कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसके अंदर कमी रह गई
जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ। किसी भी चीज़ की जब आलोचना होती है तब वो और ज़्यादा निखर कर आती है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप भी उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, कमेंट में बताइए कि इसमें क्या कमियाँ रह गई हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसमें सुधार कर सकूँ। चलिए देखते हैं। जो विलियम नॉट हैं, इन्होंने 1932 में ये बताया कि जो पैंजिया है वो सिर्फ 2 पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइडल फोर्स काम कर रही थी, तो सिर्फ इसको 2 पार्ट में ही क्यों डिवाइड की, 3 या 4 पार्ट में क्यों नहीं डिवाइड कर पाई। और फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने कहा वाई द रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज नॉट ब्रेक डाउन कॉन्टिनेंट्स टिल नाउ। यानी उसके बाद से जब ये 7 पार्ट में हो गई कॉन्टिनेंट्स, तो अब ये क्यों नहीं डिवाइड कर पा रही हैं, अब क्यों नहीं 7 से 8 कॉन्टिनेंट बना पा रही हैं। ये 2 क्रिटिसाइज़ इन्होंने किया। उसके बाद जॉन बेनेट 1936 में आए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि वाई इट सेपरेटेड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ओनली। जैसे कि हमने देखा जब पैंजिया ब्रेक डाउन हुआ तो एक पार्ट नॉर्थ में चला गया और एक साउथ में चला आया। नॉर्थ वाले को अंगारा लैंड कहा और साउथ वाले को गोंडवाना लैंड कहा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो सिर्फ नॉर्थ साउथ में क्यों गया, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं गया। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हैं एरॉन डेक्स्टर, इन्होंने 1951 में क्रिटिसाइज किया। जैसे कि उन्होंने बताया था एविडेंस के अंदर कि कोस्टल एरिया जो है वो सेम है। तो ये कह रहे हैं कि वाई कोस्टल एरियाज आर नॉट सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी हर कॉन्टिनेंट का जो कोस्टल एरिया वो आखिर सेम क्यों नहीं है, क्यों वो एक जैसा नहीं है। जब सब सेम जॉइंट थे तो जब टूटा अलग हुआ तो सब सेम होना चाहिए। तो ये इसके बारे में अल्फ्रेड वेगनर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने दूसरे नंबर पर क्रिटिसाइज किया, कहा कि एज एंड मटेरियल्स आर नॉट सेम इंटीरियर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। जैसे कि इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि माउंटेन्स जो है वो जियोलॉजिकल काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब उनको रिसर्च किया गया, उनके इंटीरियर पार्ट को देखा गया तो वो सेम नहीं है बल्कि वो अलग अलग हैं। इसके बाद जो इनका तीसरे नंबर का और लास्ट क्रिटिसाइज था कि कॉन्टिनेंट्स आर नॉट टोटली फिट टू मेक पैंजिया। जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि अगर हम सबको एक साथ लेके आएँ और मिलाएं तो वो फिर से पैंजिया का रूप धारण कर लेगा, वो मिल जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि अगर हम सबको एक करीब लेकर आएँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो मिल नहीं पा रहा है, उसके अंदर काफ़ी गैप रह जा रहा है। तो इससे ये बात पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती है कि ये पहले जॉइंट था और वो अलग नहीं हुआ है। तो जैसा कि इस लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, अल्फ्रेड वेगनर ने उसको कैसे प्रूफ किया, उसके बारे में जो फोर्सेस हैं 2, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसे काम कर रही हैं उनके हिसाब से उसको देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो एविडेंस उन्होंने दिए जिग्सा फिट और बाकी, उसके बाद लास्ट में हमने इसकी आलोचना देखी, क्रिटिसाइज़ देखा कि कैसे कैसे क्या कमियां रह गई जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस लेक्चर में हमने पूरी तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके अंदर आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।